ओके। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉरस लैब से रिलेटेड। लॉरस लैब में एक भरपूर गिरावट आई है, 16% की गिरावट केवल 5 दिन के अंदर आई है। सो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी ये सही टाइम है बाय करने का, क्योंकि कई सारे लोगों का यही कहना है कि अभी इसके अंदर बाइंग करके चलो, एंड ये बाइंग करने का सही मौका है। आपने थंबनेल पर भी देख ही लिया होगा। दोस्तों, ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिस पर आप इसको बाय करने के लिए मजबूर हो जाओगे और कई सारे लोग इसको सेल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सो आप इसको किस तरह से लेते हो वो मुझे बताना, एंड देन फिर बाद में हम एकदम लास्ट में मेरा एनालिसिस रखूंगा, एंड देन सपोर्ट और टारगेट्स भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन से टाइम पर एंट्री लेनी है और कौन से टाइम पर एग्जिट लेना है। अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था 550 का लेवल ब्रेक होता है तो गिरावट आएगी। 550 का लेवल ब्रेक हुआ, 535 के लेवल पर उसने एक सस्टेनेंस दिखाया है। शायद इसके लेवल के आगे भी गिरावट आ सकती है। इधर भी उसने सस्टेनेंस दिखाया था, फिर एक लंबी सी गिरावट इस जगह पर आई थी आपके स्क्रीन के सामने। सो दोस्तों, इसके अंदर गिरावट आ सकती है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने एकदम डिटेल में लॉरस लैब की एनालिसिस की है तो आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते होगे डेफिनेटली। और अगर आपने इसके अंदर बाइंग के लिए अपना दाव लगा कर रखा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपको एवरेज करना है, 500 का लेवल बहुत अच्छा होगा एवरेज करने के लिए। और अगर आपको बाइंग करनी है 500 के आसपास के लेवल पर, अगर आपको बाइंग क्वांटिटी मिल रही है, बहुत अच्छा लेवल होगा, गोल्डन पीरियड होगा उसमें अंदर बाइंग करने के लिए। सो डेफिनेटली 500 के लेवल को कंसिडर कर सकते हो। अगर हम बात करें सेक्टर लीडर स्टॉक है तो आधा तो ध्यान यहाँ पर ही हट जाता है और लोगों का ध्यान इसी जगह से हट जाता है कि सेक्टर लीडर स्टॉक है, मतलब बहुत अच्छा स्टॉक होगा, आने वाले टाइम में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर देगा। दोस्तों, अभी इस जगह पर मैं अपनी पर्सनल एनालिसिस रखना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। वाई? सेक्टर लीडर स्टॉक है ना भाई, तो मेरे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है? आपको एक मैंने जो नोटिस किया वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखोगे सेक्टर लीडर है तो लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके स्क्रीन के सामने मैंने ये जो डेटा है रखा। लिस्टिंग कभी हुई आपको पता है? 23 दिसंबर 2016 का ही वह दिन था जब इसका 95 लेवल्स पर लिस्टिंग हुई थी, और आज का जो लेवल चल रहा है वो 535 चल रहा है। वाओ, कितनी ग्रोथ दिखाया है, ऑसम ग्रोथ दिखाया है। 93 से 535 केवल और केवल 4 से 5 साल के टाइम फ्रेम में 400% का रिटर्न कौन सा स्टॉक बना के देता है? बहुत ज्यादा अच्छा स्टॉक है। लेकिन दोस्तों, मैं आपके सामने एक मेरी एनालिसिस पेश करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि ओके, जो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर आप वो समझिए, एंड इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है ये मेरी एनालिसिस नहीं उसका पार्ट नहीं है। ये मेरी जो एनालिसिस है जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एंड मुझे लगा कि मुझे रखना चाहिए। अगर हम बात करें 2016 से जब से लिस्ट हुआ था और 2020 तक, और अगर आप देखो तो अप्रैल के अंदर तक ये स्टॉक गिर रहा था पूरा। जब जिसकी लिस्टिंग लगी सितंबर 2016 के अंदर, तो 2016 में जिसकी लिस्टिंग लगी उसको तो बहुत भारी भरकम लॉस हो रहा था, बिकॉज 4 साल का अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया था उसको। 4 साल तो भाई कुछ ट्रेड ही नहीं हुए, है ना, इतना लंबा होल्ड कर लिया, स्टॉक तो बढ़ा ही नहीं। एंड देन वन मोर लॉस वाज हैपनिंग कि इसके अंदर भाई 13 से 14% का लॉस हो रहा है, और कोविड भी आ चुका है, कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा है। आपको पता होगा मार्च के अंदर कोविड आया, मार्च अप्रैल के अंदर कुछ नहीं हुआ, मई के अंदर से स्टॉक भागना चालू कर दिया। दोस्तों, मई के अंदर से स्टॉक ने भागना चालू किया, सीधा 600% का रिटर्न बनाया, बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है अपने स्टॉक होल्डर्स को। लेकिन अगर हम बात करें ये इधर चल क्यों नहीं रहा था 2016 से लेकर 2020 तक, तो मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। अगर हम देखें ना, तो मैं आपके स्क्रीन के सामने 2016 का सेल्स रिकॉर्ड ला रहा हूँ। 2016 के अंदर इनका जो सेल्स हुई थी, जितना इन्होंने सेलिंग की थी, 1700 करोड़ की सेलिंग की थी। उसके बाद अगर एक साल और आगे जाए तो 1800 करोड़ की सेलिंग की थी। उसके एक साल आगे जाए तो 2018 में 2000 करोड़ की सेलिंग की थी, और फिर 2019 के अंदर 2300 करोड़ की सेलिंग की थी, और 2020 के अंदर उन्होंने 2780 करोड़ की सेलिंग की थी। सो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो छोड़ो, ईयर ऑन ईयर मैसिव ग्रोथ दिखा रहा है स्टॉक, इतनी अच्छी सेलिंग कर रहा है। एपीआई कॉन्सेप्ट नया है मार्केट के अंदर, लोग इसके अंदर पैसा लगा रहे, लेकिन फिर भी स्टॉक बढ़ नहीं रहा है। आपके स्क्रीन के सामने है कि यहां पर ईयर ऑन ईयर जरा भी आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है स्टॉक में, लेकिन हमारे जो सेल्स है उसके अंदर मैसिव ग्रोथ हो रही है। प्लस अगर आप एक नेट प्रॉफिट को भी पकड़ो तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी आपको मैसिव ग्रोथ देखने मिल रही है। ठीक है, ये बात हो गई, एकदम अच्छी तरह से ग्रोथ हुए देखने मिल रही है। तो आप मुझे बताओ, 2010 में 200 करोड़, फिर 280, फिर 400, फिर 700। सो दोस्तों, इसका कभी भी जो रेवेन्यू है यानी सेल्स है वो कभी गिरा ही नहीं, लेकिन फिर भी स्टॉक ने जरा भी परफॉर्मेंस नहीं दिया। अगेन
एक और एक चीज कहना चाहूंगा कि इसके अंदर अगर आप एक रिजर्व्स देखो तो रिजर्व्स में भी हमें इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, और बोरिंग्स भी हमें थोड़ा थोड़ा कम होते हुए और बढ़ते हुए जैसे ही देखने मिल रही है, लेकिन बोरिंग्स हमें जनरली ठीक ठाक बैलेंस रेशियो के अंदर रिजर्व्स के अंदर देखने मिलती है। इतना अच्छा मैनेजमेंट, लेकिन फिर भी स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा था? उसका एकमात्र कारण मुझे लगता है कि इसके अंदर ऑपरेटर्स या तो बैठे हैं, या तो ये स्टॉक के अंदर जो बड़ा प्लेयर जो है वो माल इसके अंदर बार बार सेल कर रहा है, जिसके कारण इसके अंदर गिरावट आ रही है। अगर आप देखोगे 2018 में भी इनके पास 33% का प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, फिर कम होकर 32.77 हो गई, थोड़ा सा इन्होंने कम किया, फिर इन्होंने कम किया, और आज की डेट में इनके पास खाली 27% की होल्डिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रमोटर्स यहाँ से जा रहे, मैं बस आपको स्क्रीन के सामने आपके डेटा को पेश कर रहा हूँ। आप देखोगे एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, चलिए ठीक है, और फिर हमारे डीआईएस ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है, तो इससे बड़ी बात कोई होती नहीं है। लेकिन अगर आप एक देखो तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग जो है वो घटाई है, यानी पब्लिक के पास ओके मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक है और पब्लिक से माल भी लिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक स्टिल होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक, बट स्टिल जितना भी पब्लिक होल्ड करती है उसके अंदर से जो स्टॉक है वो बढ़ता ही नहीं है। जितनी भी ज्यादा ट्रेडिंग करो स्टॉक बढ़ता ही नहीं है। मुझे साफ साफ लगता है कि ओके जितना भी ये अच्छा प्रोग्रेस कर ले, स्टॉक की प्राइस मुझे तो पर्सनली नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में बढ़ेगी, या फिर बढ़ेगी तो भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दो बताया था, दो एग्जाम्पल दिया था, अमेजॉन का वैल्यूएशन और वॉलमार्ट का वैल्यूएशन। अगर आप एक देखोगे तो 290 बिलियन का वॉलमार्ट का वैल्यूएशन था 2001 के अंदर, और अमेजॉन का वैल्यूएशन सिर्फ 2 बिलियन था। ये 10 गुना ज्यादा था वॉलमार्ट, और आज है ना इसका 2 ट्रिलियन है और इसका सिर्फ 390 बिलियन है। तो आप समझ सकते हो ग्रोथ तो ये जो है वॉलमार्ट में भी हुई है और अमेजॉन में भी हुई है, लेकिन मेन ग्रोथ किस में हुई है? अमेजॉन में। अगर आप कंपेयर करो ग्रोथ तो वॉलमार्ट में डेफिनेटली हुई है, लेकिन अमेजॉन में कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रोथ हुई है। दैट इज व्हाई आई लाइक आईटी सेक्टर, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो फार्मा सेक्टर के अंदर कई सारे एपीआईज और कई सारी चीजें जो है रेगुलेशन रखना पड़ता है। फिर अगर जरा सी भी इधर उधर ऊंच नीच हो गई तो उन्हें प्रॉफिट मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। आपको प्रॉफिट मैंने इधर ही जगह पर दिखा दिया था अच्छी तरह से कि प्रॉफिट यहाँ पर निकल नहीं रहे हैं, और जो सेल्स है वो भर भर के हो रही है। प्रॉफिट सिर्फ 9 करोड़ 10 करोड़ 60 करोड़ 90 करोड़, और इनका सेल्स कितना हजारों करोड़ों में चल रहा है, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस ही इतने आ रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इतने आ रहे हैं, और ऊपर से हमें डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट वो सारी चीजें भी देखने मिल रही है, जिसके कारण इसके अंदर जो नेट प्रॉफिट है जनरेट नहीं हो पाता है। यही चीज कहना चाहूंगा कि मुझे इसके अंदर इस ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन इससे ज्यादा ग्रोथ मुझे आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, 5G सेक्टर, ऐसे स्टॉक्स के अंदर देखने मिल रही है। एफएमसीजी सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स और कई सारे सेक्टर्स के अंदर मुझे ये ग्रोथ देखने मिल रही है, और मैंने अपना एनालिसिस आपके सामने रखा है। अभी अगर हम बात करें, अगर आपको फिर भी स्टॉक के अंदर बाइंग करनी है तो आप डेफिनेटली 500 के लेवल से इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। 500 या फिर 510, या फिर अपने रिस्क के हिसाब से आपको लगता है कि 500 जाएगा तो 500 पर ऑर्डर लगा देना, वरना अगर आपको लगता है कि नहीं 500 के थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, रिस्क कम लेंगे चलेगा, लेकिन प्रॉफिट कम होगा चलेगा, थोड़ा सा हम इसके अंदर रिस्क भी कम ले देते हैं, है ना। अगर रिस्क कम लोगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, तो रिस्क कम ले रहे हो तो 510 पर या फिर 501 पर भी लगा सकते हो अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से। सो आप उस लेवल पर लगाकर इसको बाइंग के लिए छोड़ सकते हो, एंड ये लॉन्ग टर्म रख सकते हो, क्योंकि देखिए इसमें शॉर्ट टर्म गेन है ही नहीं। आपने यहाँ पर देख ही लिया, शॉर्ट टर्म गेन है ही नहीं, इस तरह से भी स्टॉक आपको ट्रैप कर सकता है। सो एकदम लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया रखोगे तो आपको इस प्रकार की ग्रोथ देखने मिलेगी जो मैसिव है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ग्रोथ कोई और स्टॉक दिखा सकता है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक भी अच्छा ग्रो कर रहा है। आने वाले टाइम में इसके अंदर भी हमें जो है अपसाइड देखने मिलेगी, और इसके टारगेट्स शॉर्ट टर्म के तो नहीं पता, लेकिन लॉन्ग टर्म में फटाफट हमें 600 के टारगेट्स डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है। अगर हम बात करें 723 इसका ऑल टाइम हाई है, एंड मुझे लगता है कि ये हमें फाइनेंशियल ईयर 2021 खत्म होने तक और फाइनेंशियल ईयर 2022 चालू होने तक, यानी जून 2021 तक 2022 तक हमें ये दिखा सकता है अपसाइड 723 के लेवल्स को ब्रेक कर सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूंगा। टारगेट लेवल और स्टॉप लॉस चाहिए तो 450 का रख लेना, और जितना आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से रख लेना। आइडियल स्टॉप लॉस 450 या फिर 470 का होना चाहिए। इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कुछ भी और अपडेट चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो।
वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा अपडेट्स मिल जाती है और आपको एक राइट मिलता है वहाँ पर चैटिंग करने का। अगर आप चैट करते हो तो अगर मैं ऑनलाइन रहा, मैं वहाँ पर आपको अपडेट जो है दे देता हूँ और रिप्लाई भी, रिस्पॉन्स भी देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक भी बंदे का रिप्लाई मैंने नहीं दिया। भले ही 100-200 बंदे हैं, सबका रिप्लाई मिल चुका है, आप किसी को भी जाके पूछ लेना। एंड जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी तब रिप्लाई करना थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो अभी क्वांटिटी कम है लोगों की, तो आप ज्वाइन होकर उसका फ़ायदा उठा सकते हो। वरना लोग तो है ही, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछोगे आपको 10 आंसर मिल जाएंगे अलग अलग लोगों के, और अलग अलग ओपिनियन लेना ही मेन बात होती है। और वॉरेन बफे जी भी इसको मानते हैं एंड कई सारे बड़े बड़े बिलियनर्स, सक्सेसफुल बिजनेसमैन ये मानते हैं। डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल विल बी अ ग्रेट पिक फॉर यू। एक बार उसको ज्वाइन करके देख लो, 2 ग्रुप है, दोनों में ज्वाइन हो जाना, आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही। जय हिंद, जय भारत। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो।